सुबह उठता हूँ मगर क्यों नींद ना आती रातों में, खाली है दीवारें कमरे की और जंग लगी दरवाजों में। हाँ मैं हूँ जो कैद है मुझ में, मैं हूँ निराश जो खुद से सबको दिखाता राहें, और गुमशुदा हूँ अपनी राहों में। क्या मूड है जिस पे ठहरा हूँ मैं, कब से खुद को कह रहा हूँ कि कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सह रहा हूँ। मैं हारा हूँ जो टूट गया गर्दिश में, मैं वो तारा हूँ। हाँ कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सह रहा हूँ। मेरी तरह के तुम भी खुद को ही तराशते, वो गुजरे वक्त की क्या गलतियां सुधारते। हम महफिलों में अपनी खुशियां सारी बांट के, क्या तुम भी रातें सारी तन्हा ही गुजारते। हाँ चीख रहा हूँ आंखों से, नरमी है मेरी इन बातों में, सपने हैं मेरे और खुद ही गला मैं घोट रहा हूँ हाथों से। अब और नहीं सहना ये राज कहूँ मैं गैरों से, मैं खुश हूँ जिंदगी से ये झूठ कहूँ घर वालों से। कैसा डर मेरे अंदर थर थर कांप रही मेरी नस नस, बंजर खाब लगे अब हरदम, अब बस्ताने कसे सब हंस हंस। हाँ मैंने जो किए वादे हैं अब तक वो सभी आते हैं, नजरें ही झुका लेता हूँ अपने जो नजर आते हैं। महलों के संगमरमर पे मैंने कंगन टूटते देखे हैं, और छोटी चार दीवारों में माँ बाप वो हंसते देखे हैं। तो क्या है कामयाबी, क्या है जिंदगानी। भारत में यूरोपियन का आगमन। भारत की व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने यूनानियों के जमाने से है। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस प्रकार का अधिकांश भाग अरब व्यापारी और जहाजों द्वारा चलाया जाता था, और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुँचाने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था, फिर भी यह व्यापारी बहुत लाभदायक होता था। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और उस दुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था, और वे पश्चिम यूरोप के नए राष्ट्रों खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदारी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारिक भारत और इंडोनेशिया के आइसलैंड मसाले के द्वीप के लिए एक और आधी करोड़ अधिक सुरक्षित समुद्री मार्ग की तलाश करने लगे। स्पाइस आइलैंड मसाले के द्वीप को तब ईस्ट इंडिया ने नाम से जाना जाता था। मसाले के द्वीप को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। उसकी मंशा व्यापार पर अरबों और बेनिशानियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और तुर्कों से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। चूंकि 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसिक कार्य करने की भावना खूब बढ़ी थी। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी सरकारी की सहायता से और उनकी आज्ञा और भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन यह अमेरिका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वो द्वीप और होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वो जिस मार्ग को लेकर वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिकी। इन और ऐसे दूसरी समुद्री मार्गों की खोज ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोतरी हुई। यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया, और यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया, तो उसमें भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी ने आकर्षित किया। बहुत जल्द व्यापारी गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। बाद में इन व्यापार में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते। अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते। फिर इन दासों को लेकर अंटार्कटिक पार करते। वहाँ बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। तिकोने व्यापार से होने वाला यही भी पना मुनाफा था, जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई।
पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्धि एकाधिकांशतः गुलामों के इसी व्यापार पर और गुलामों की मेहनत से चलने वाले बागानों पर निर्भर थी। इसके अलावा दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बागानों के मुनाफे से ही वह पूंजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में काम आई। बाद में भारत से जाई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घूमने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का अधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचिन, गोवा, दमन और दीव में अपनी व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगाल ने आरंभ में ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठता से मदद मिली। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाल सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों की जहाजरानी के लिए खतरे पैदा करके भी मुगल सम्राट से भी अनेक व्यापार संबंधी छूट लेने में सफल थे। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाले अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड के एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगाल ने अधिकार जमा लिया। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। अपना व्यापार व अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वह लगातार लड़ाइयाँ लड़ते थे। समुद्री डकैत और लूटपाट में भी वे पीछे नहीं रहे। अमानवीय अत्याचार करने और अव्यवस्था फैलाने में उनका भी हाथ रहा। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर उनका कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा। इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। उनके सैनिक और प्रशासक कड़ी अनुशासन के पाबंद थे और चूंकि दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसी बढ़ती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाल एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी एक और होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगी। अब पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हुए। अंत में इंडोनेशिया पर डच का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने संधिया करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहाँ मामले खूब पैदा होते थे। जल्दी उन्हें मलय जल लड्डू और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगाल को खरीद दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे थे अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भरूच, कैंबे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास की नागपट्टनम, आंध्र की मसूलीपट्टनम, बंगाल की चिनसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खुले। 1658 में उन्होंने पुर्तगाल से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर अंग्रेजी व्यापारियों की लालच भरी निगाहें भी जमी थी। पुर्तगाल की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलिन और एबनी से भरे उनके जहाज़ों और इससे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की भी आंखें चकाचौंध कर दी। वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। 1599 में जर्मन मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिम तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब 1608 में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। कैप्टन हॉकिंस के दरबार में, जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। परिणामस्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिम तट की अनेक जगहों पर अंग्रेजी कंपनी को फैक्ट्रियाँ खोलने की आज्ञा मिल गई। अगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट न थे तो 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाल राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगाल ने उसे मुंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाल राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे मुंबई का द्वीप में दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगाल के हाथ से भारत में अनेक कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीप से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेजी कंपनी की डच कंपनी से ठन गई।
हिंदू शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1954 में आरंभ हुई और यह 1654 से आरंभ हुई और यह 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को न छूने का वादा किया। कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 लेकर 1744 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई ही मामूली रही, बहुत ही मामूली रही। 1623 तक इसकी सूरत बढ़ाओ अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। आरंभ में अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्ध का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी उन पर कब्जा करने के लिए प्रयास किया। दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ अंग्रेज की अधिक अनुकूल थी क्योंकि वहाँ उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे और कमजोर राज्य खड़े हुए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में लगाई। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री दक्षिण में मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की और जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुकी आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनवाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे की लालची व्यापारियों की यह कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीयों ने इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दी। उदाहरण के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर मद्रास को किला बंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे। पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलेबंदी का पूरा खर्च उठाए। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से मुंबई का द्वीप प्राप्त किया और उनकी तत्काल किलेबंदी कर दी। मुंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरे पैदा कर रही थी। पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। पूर्वी भारत में अंग्रेज ने अपनी आरंभिक फैक्ट्री में से एक ही स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। 1651 से बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल, बिहार के दूसरे स्थान पर भी फैक्ट्रियाँ खोल ली। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी ताकि मुगल को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट मिली। भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनियों का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया गया। भारतीयों को अपना सस्ता माल बेचने और कंपनी का महंगा माल खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राज्यों की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। उस पर ऐसे योजनाएं खुलकर सामने रखी गई। 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी। 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़ी मजबूत और हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। 1689 में उन्होंने घोषणा की हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना ही हमारा व्यापार। जिस समय विषयों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हों उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्तियों को बनाए रख सकेगी। वह वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। 1686 में जब अंग्रेज ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी तब दोनों के बीच शत्रुता की 1686 में जब अंग्रेज ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी तब दोनों के बीच शत्रुओं की शुरुआत हो गई। जब अंग्रेज ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्तियों को कम करके आंका था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए जो बीमारियों का गढ़ था। उनका सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और मुंबई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। यह देखकर कि अंग्रेजी अभी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी लगाई। देख रहे भाई, फिर झुका, माना अपनी गलती, फिर हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्हें जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुगल सम्राट ने व्यापार संबंधी छूट लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेज की बदमाशी को फौरन माफ कर दिया। वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि इनकार दिखाने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजानों की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा
इसके अलावा ज़मीन पर कमज़ोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफ़ी मजबूत थे और इसलिए वे ईरान, पश्चिमी एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरह तहस-नहस करने में समर्थ। इसलिए औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए खजाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी है। 1698 में कंपनी ने सुल्तानाटी कलकत्ता और गोविंदपुरम की जमींदारी प्राप्त कर ली। क्यों भाई? 1698 में कंपनी सुल्तानाटी कलकत्ता और गोविंदपुरम की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। यही गाँव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता था। फोर्ट विलियम बढ़कर जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। अंग्रेजों को शासन करें जिसे कलकत्ता कहा जाता था। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल पर मुंशी कुली खां और अली वर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेज को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब एक जमींदार ऊपर रह गई। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो कोई न हुई मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाली प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था मगर 1740 तक बढ़कर वह 1,795,000 पाउंड हो गया था। मद्रास, मुंबई और कलकत्ता की अंग्रेजी बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंततः इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारी अवसरों के कारण था और अंशतः इस कारण कि मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षित परिस्थितियां थी। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और मुंबई की 70,000 हो चुकी थी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्ष के लिए दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारेदारी जैसा था। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलेबंदी क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी और इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत में व्यापारी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का एक एकाधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था।
आप ये मत सोचिए कि लोग हंस रहे हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये सब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। अपने मन को समझना, अपने मन को देखना, फिर साधना शुरू करना। दिन भर हर कृत्य को ध्यान में करना। कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं ध्यान में, पोछा लगा रहे हैं ध्यान में, आंख बंद करिए और हो सके तो पट्टी बांध लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए और सांस को देखना शुरू करिए। देखिए, आप उसको ऊपर नीचे मत करिए। आप अगर उस पर दबाव डालेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी सांस पर कोई भी दबाव डाला और कोई भी क्रिया करने की कोशिश की तो आपको ध्यान का परिणाम कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ देखिए, देखने मात्र से ही ध्यान की गति बदल जाएगी। या तो बहुत तेज हो जाएगी, शुरुआत में बहुत तेज हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप खींच रहे हैं, तो धीरे धीरे वो धीमा होनी शुरू हो जाएगी। और इस चिंतन, और तब तक देखिए जब तक विचार शून्यता ना आ जाए। बस सांसों को देखिए और कुछ मत करिए। आप कोई क्रिया करने की कोशिश मत करिए। ये सांस आप नहीं चला रहे हैं, सहभंग खुद से चल रही है। बाकी बाहर की दुनिया तो आप चलाने की कोशिश कर ही रहे हो। आपका बस चले तो आप अपने हिसाब से सूरज को उगने दो, वो तो आपका बस नहीं चल रहा है। भाई जो प्रेमी प्रेमिका आज की रात मिले होंगे पहली बार, उनको सुबह होने से बड़ी दुख हुई होगी। क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। कल किसी मित्र ने कहा था कि जाप और इष्ट चिंतन एक ही है। चिंतन में क्या होता है मित्र, कि आप विजुअलाइज करते हो, कुछ बोलते नहीं हो। जाप में आप बोल रहे हो। मन ही मन में संकल्प लीजिए, स्वयं को बदलना है और शक्ति अर्जित करनी है। 3 बार आप उसे बोलेंगे नहीं, सिर्फ मन में कहेंगे, स्वयं को बदलना है और शक्ति अर्जित करनी है। फिर आपका मन स्वतः ध्यान में लगता है, योग में लगता है, पढ़ाई में लगता है, खेल में लगता है, तब आप ध्यान ना भी करेंगे तो चलेगा। तब भी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपका मन इन सब चीज़ों में नहीं लगता है तो ध्यान ही आपकी दवा है। लोग कहते दिल्ली चले जाएंगे तो आप माहौल मिल जाएगा, पढ़ेंगे। कितने लोग यहाँ आए, माहौल मिला? दिल्ली का माहौल और खतरनाक है। जलवा, ग्लैमर, पूंजीवाद। आपको पढ़ाई करनी ना, आप छोटे शहरों में रहिए, पटना में रहिए, इंदौर में रहिए, भोपाल में रहिए, इलाहाबाद में रहिए। सारा कोर्स ऑनलाइन मिल रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए। जब भी आप ऑनलाइन कोचिंग करें तो घर में मत पढ़िए। घर में पढ़ेंगे तो कोई रजाई में लेटा रहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई पढ़ते पढ़ते चाय बनाने चला जाएगा, कोई सोचेगा लाओ जला लें। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करिए। तो छोटे शहरों में रहिए, सुविधा है। अब जेंजी को तो ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और सिर्फ सस्ता देखे में पढ़िए। जितनी सस्ती कोचिंग उतने सस्ते टीचर। 1000 रुपये घंटे का टीचर और 20,000 रुपये घंटे के टीचर में बहुत फर्क है।
और कोचिंग में जो पढ़ने जाते हैं उनसे ज्यादा बर्बाद जिंदगी किसी की नहीं होती। कोचिंग सीखने के लिए होती है कि भैया नेशनल इनकम का चैप्टर अप्लाइड रूप से कैसे पढ़ा जाए। तो नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ने के बाद अमेरिका की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अफगानिस्तान की इकोनॉमी, इन पांचों इकोनॉमियों का तुलनात्मक अध्ययन का चार्ट आपको बनाना होगा। तब जाके नेशनल इनकम चैप्टर आपका स्पष्ट होगा, विजुअलाइज होगा, समझ में आएगा। जो लोग पढ़ने आते हो 3-4 हजार साल तक पढ़ते ही रहते कोचिंगों में। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। जाप नहीं करना है। जाप में आपको चाहे आप जबान से बोले या आपको मन ही मन में बोलना है जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन जब आप चिंतन करते हो तो आपको राम का विजुअलाइजेशन करना है, उनका चेहरा, शरीर, पैर। तो जब आप विजुअलाइज करते हो किसी को, चिंतन करते हो, तो उसकी शक्ति आपसे जुड़ जाती है। जाप इसलिए करवाया जाता है कि आपके मन की गति को तोड़ा जा सके। जो प्रारंभिक चरण है वो जाप ही है। अब आपका मन गड़बड़ा रहा है, उसी में आपने माला उठा ली, आप शुरुआत में ध्यान को नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप जाप करोगे तो आंतरिक बड़बड़ाहट टूटेगी, थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको, थोड़ा सुकून महसूस होगा। जाप जो है वो नर्सरी का काम है। जो नर्सरी के स्टूडेंट हैं उनसे जाप कराया जाता है। शरीर ढीला, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे जैसे आंतरिक क्षमता का विकास होगा वैसे वैसे बाहर की उपलब्धि दिखाई पड़ने लगेगी। बाहर की उपलब्धि आंतरिक क्षमता के सिवा कुछ भी नहीं है। उसी में तो गाना बना है, जिसका जितना हो दामन आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो जो चपरासी है वो चपरासी वाली क्षमता रखता है, जो बाबू है वो बाबू वाली क्षमता रखता है, जो आईएएस है वो आईएएस वाली क्षमता रखता है, जो मंत्री है वो मंत्री वाली क्षमता रखता है। क्षमता यानी करुणा, धैर्य, विवेक और साहस। ये 4 क्षमताएं हैं जो ईश्वर के हाथ में। किसी से खुश होता है तो एक दे देता है, तो जो एक भाग्य वो भी महान हो जाता है, और जिससे बहुत खुश होता है उसको 4 दे देता है। भगवान राम को 4 दे दिया, भगवान कृष्ण को 4 दे दिया, बुद्ध भगवान को 4 दे दिया। तो जिसको 4 दे दिया भगवान हो गया। देता नहीं जल्दी, क्योंकि आदमी मांगता नहीं है। दे कैसे? आदमी मांगे तब तो दे। आदमी कह भैया गाड़ी दिलवा दो, शादी करवा दो, खूबसूरत लड़की से, तोते की नाक वाली लड़की, खूबसूरत लड़की, गोरी लड़की, लंबी लड़की, जो मेरी मौत बन जाए, क्योंकि मुझे भोगना है, मुझे पत्नी की तरह थोड़ी रखना है, दोस्त की तरह थोड़ी रखना है। और जिसका भी भोग करोगे वो तुम्हारा शोषण करेगा, वो चाहे जीवित हो चाहे अजीवित हो। तो मर्सिडीज लेकर आओगे तो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा ना। बहुसंख्यक लोग परमात्मा से ये सब मांगने नहीं जाते। अच्छा, उनको पता भी नहीं कि ये मांगना है। 4 क्षमताएं हैं, 4। आप सांस को देखते रहिए बस, सिर्फ 4 क्षमताएं। और भगवान अगर इन चीजों को अपने हाथों में नहीं रखता तो कौन मानता कि वो भगवान है? लंदन में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, देहरादून में पढ़े, शिमला में पढ़े, और प्रधानी नहीं जीत पा रहे। तो एक आदमी गाँव में स्कूल नहीं गया कभी, सांसद है। यही सब चीजें तो आदमी को परेशान करती हैं। आदमी इस दुनिया को देखता है, बहुत परेशान होता है। भैया हम झूठ नहीं बोले, भगवान हमको पैसा नहीं दिया कभी। अगर पैसा कमाने की एलिजिबिलिटी झूठ है, तुमको पता ही नहीं चल पाया। आप देखो लोग कितना परेशान। अक्सर लोग संतों से, महात्माओं से सवाल करते हैं कि महाराज जी, इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं वो इतनी तरक्की क्यों करते हैं महाराज जी? क्योंकि अच्छा, अब मजेदार बात देखिए, मजेदार बात ये देखिए कि शरीफों को तो तरक्की चाहिए। किस तरह की? खूब पैसा आ जाए और 10-10 मर्सिडीज। अब महाराज जी उनसे फिर बताते हैं, उनको टालते हैं कि देखो भैया प्रारब्ध है, फलाना है, धमाका है, पिछले जन्म में वो अच्छा कर्म किया। महाराज जी भी सही बात नहीं बोलते, क्योंकि वो जो बेईमान लोग हैं वो भी उनके चेले हैं। इस दुनिया में माया को जीतने के लिए माया के सिद्धांत को जानना पड़ता है। ब्रह्म के सिद्धांत पर माया नहीं पाई जा सकती।
ये जो मध्यम वर्ग है ये जीता है ब्रह्म के सिद्धांत पे और चाहता है माया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम धूर्तता नहीं करेंगे, मक्कारी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास 20% आ जाए नहीं आएगी। तुम हीरो साइकिल पे चल लो, वही धन्य भाग है। कंफ्यूज है, द्वंद्व का शिकार है। माया का जो सवाल तुम लगा रहे हो, सवाल का सूत्र नहीं लगाओगे, सवाल लगेगा कैसे? तो माया के अपने सूत्र हैं, बेईमानी, झूठ, अपराध, ये सब माया के सूत्र हैं। कमाल हो गए, नौकरी पा जाओगे, 10-20 हजार सैलरी मिल जाएगी, अच्छे नौकर हो 2 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, और शानदार वाले नौकर हो 10 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन तुम चाहोगे पूंजीपति हो जाओ, मंत्री हो जाओ, वो सब नहीं हो पाएगा। तुम अगर चाहो कि हम ब्रह्म के सिद्धांत पर चले, कबीर दास जी के पास माया नहीं होगी, तुलसीदास जी के पास माया नहीं होगी, संत रविदास जी के पास माया नहीं होगी, गुरु नानक देव जी के पास माया नहीं होगी, क्योंकि वो ब्रह्म के रास्ते पे चल रहे हैं। उनके पास ब्रह्म है, माया से भी बड़ी चीज है उनके पास, पर आपकी नजर ही नहीं। आप तो सोचते यार तुलसीदास जी, कबीरदास जी बेचारे बड़ी गरीबी में जीवन जिए, भिखमंगे गरीबी में तुम जी रहे हो, सेक्स की दवा ढूंढ रहे हो, भिखमंगे हो कि नहीं हो? पर अपनी भिखमंगई दिखाई पड़े तब ना। रात भर करवट बदल रहे हो, नींद ही नहीं आ रही हो तुमको, भिखमंगे नहीं हो। सुबह सुबह किसी अधिकारी मंत्री के घर पहुंच गए बाबू जी, अब चाहे डिफेंडर पे ही काहे ना चलते हो, लेकिन हाथ तो जोड़ ही रहे हो, भिखमंगे तो हो ही। पर इस भिखमंगाई का एहसास तो हो। हमको लगता है भीख जो मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा वही भिखमंगा है। हमने अपनी परिभाषाएं बना ली है ना, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, निष्ठ चिंतन। हमने भिखमंगाई की अपनी परिभाषाएं बना ली। आंख बंद, सांसों पर ध्यान, शरीर ढीला, संकल्प लीजिए। कि मुझे दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक कार्य करना है। मुझे दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक कार्य करना है। मुझे दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक कार्य करना है। मनी मन में संकल्प लीजिए, आगे बोलिए। अपनी डायरी उठाइए और पूरे दिन का प्रोग्राम नोट डाउन करिए, पूरे दिन का शेड्यूल नहीं तोड़ना है, एकदम नहीं। आज का शेड्यूल में मूवी देखना है, एकदम जाइए देखिए, लेकिन अगर शेड्यूल में मूवी नहीं है तो फिर जाना भी नहीं है। पूरे दिन का कार्यक्रम, पूरे दिन का हिसाब किताब, डायरी यानी डिसिप्लिन। शाम को बैठकर मूल्यांकन करिए कि आपने जितना कार्यक्रम बनाया था वो आपने किया कि नहीं किया। और सिर्फ पढ़ाई जीवन का एक अच्छा हिस्सा है, पर सिर्फ जीवन में पढ़ाई थोड़ी है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे 30 घंटा पढ़ें, 6 घंटा नींद में भी पढ़ लिया करें। पढ़ाई जीवन का एक अहम हिस्सा है, नो डाउट, पर सब कुछ, सारा जीवन पढ़ाई नहीं है। व्यक्तित्व भी है, स्पोर्ट्स भी है, नॉवेल पढ़ लिया, कभी मन हुआ एक मूवी भी देख ली। इस देश में बहुत सारे पेरेंट्स का बस चले तो अपने बच्चों के सर में किताब बांध दें कि चलते चलते भी पढ़ते रहना, ऐसे देखते रहना, ऐसे कर लो। इस देश में पढ़ाई